आदौ रामतपोगणादिगमनं रत्स्वामृतं काञ्चनम् वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनम् पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु परंपरा योग संस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। तो कल हमने नियम के विषय को फिर से जाना, विस्तारित रूप से हमने अध्ययन किया और आज हम आसन में प्रवेश करेंगे और आज उम्मीद है कि आसन सत्र को पूर्ण करेंगे। तो कल हमने नियम के विषय में क्या-क्या पढ़ा कि सभी से प्रश्न पूछा, बहुतों ने बहुत अच्छा से जवाब दिया और जो नए अभी हैं, जो नए सत्र को ज्वाइन कर रहे हैं, जो सत्र को अभी कभी प्रारंभ किए हैं, उनके लिए से थोड़ी-सी दुविधा थी। तो आप सभी से भी यही आग्रह है कि आप सभी भी रेगुलरिटीज़ बनाइए, रिकॉर्डेड सेशन को सुनिए और सुन कर के आप सभी वो सेशन को अपने योग के क्षेत्र में अगर कहीं ग्रुप में है तो वहाँ भी शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो सके। क्योंकि गुरु से परंपरा योग का हमारा उद्देश्य ही क्या है कि यहाँ से इसके नाम में ही देखिए एक उद्देश्य छुपा हुआ है कि जो ज्ञान है वो हम अपने शिष्यों को दें। तो आज मैं हम ज्ञान जो अर्जन करते हैं यहाँ पर, एक से नहीं सभी से अर्जन करते हैं, कितने गुरुओं से सीखते हैं और हम कुछ ना कुछ आप सभी से भी सीखते हैं। तो अगर यही चीज़ अगर 10 व्यक्तियों तक जाए तो योग का चर्चा, योग का जो जिज्ञासा है, जिनको जानने की इच्छा है, वो बहुत कुछ सीख सकेंगे, जान सकेंगे। तो सद ग्रंथ का, सद शास्त्र का, सद्कर्म का हमें प्रचार-प्रसार करना चाहिए और योग से पवित्र और सद्कर्म क्या हो सकता है? तो योग का प्रचार-प्रसार अगर हम इसी तरह से करें, तो व्यक्ति में का चरित्र का भी चित्रण अच्छा होगा और साथ ही साथ वो लाभान्वित भी होंगे, ज्ञान को भी अर्जन कर सकेंगे कि वास्तव में प्रत्येक योग ग्रंथ क्या कहना चाहता है, हर योग ग्रंथ में कितने गूढ़ रहस्य हैं। तो कल हमने यम और नियम के विषय को अच्छा से जाना, तप के विषय में पढ़ा। तप क्या है कि
सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहना। मेरी वॉइस ठीक से आ रही है आप सभी को? जी सर। जी। कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा। चलिए, तो तप का अर्थ होता है सभी प्रकार के द्वंद्व को सहना, अर्थात भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, जय पराजय सभी में अपने आप को संभाव रखना, उसको सहना। संतोष का अर्थ क्या होता है कि घनघोर अथवा पूर्ण रूप से पुरुषार्थ या मेहनत करने के बाद जो फल मिले उसी में संतुष्ट रहना। ठीक है। संतोष के विषय में मैं कल अध्ययन कर रहा था, तो एक बहुत अच्छा चौपाई मिला मुझे रामायण से कि संतोष के विषय में बताया गया है। कहा जाता है ना कि संतोषम परम सुखम। तो रामायण में इसके विषय में क्या लिखा गया है चौपाई के माध्यम से? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया भिखारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया भिखारी। तो संतोष की महानता कितना सुंदर से रामायण में वर्णन किया गया है। हम तो अभी हठ योग को पढ़ रहे हैं, वहां हमें संतोष को पालन करने के लिए कहा जा रहा है, एक नियम के वर्णन की कहा जा रहा है। तो देखिए, योग का वर्णन जो है रामायण में किस प्रकार से हमें मिल सकती है। रामायण में ऐसा नहीं कहा गया है कि हाँ ये आसन कहा जाए, ये प्राणायाम। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम, मुद्रा और क्रिया में सीमित नहीं है। योग क्या है? योग एक जीवन जीने का कला है। हम जीवन किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से हम योग्य बनते हैं, किस प्रकार से हम अपने चरित्र का उत्थान करते हैं और अपने व्याधियों का दूर करते हैं। तो इसके विषय में देखिए, आपको योग का अंश जो है हर एक रूप से आपको मिलेगा। ये नहीं कि आसन का ही वर्णन हो। तो रामायण में इस प्रकार से नियम की बात, संतोष की बात कही गई है। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अब देखिए, दान, दान क्या है? जरूरतमंद को उसकी जरूरत की वस्तु देना दान कहलाता है, अर्थात अभावग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना। वह एवं दान किस प्रकार का हो? धन, वस्त्र, किताबें, खाद्य सामग्री आदि कुछ भी हो सकता है। और दान के विषय में कल एक कहानी भी मैं बताया था आप सभी को कि हाँ किस प्रकार से दक्षिणा शब्द का अर्थ क्या होता है। और ब्राह्मण के लिए जो दान दिया जाता है वो जो ऐच्छिक दान होता है, जो कामिक दान होता है, जो किसी कामना से दान दिया जाता है, उस कामना रूपी दान में क्या उनका किस प्रकार से एक छीना छीना को अपने दान देते हैं, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है देने के लिए, उस शब्द के लिए जो कहानी में वर्णन किया। त्रिगुणातीत के विषय में बताया कि हाँ किस प्रकार से नारायण जो है, सत्यनारायण, वो त्रिगुणातीत कहा जाते हैं। देवों में देव जो है, त्रिदेवों में त्रिगुणातीत अगर कोई है तो वो है नारायण। तो और ये भी जाना कि हाँ भृगु संहिता का रचना किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का रचना किया, क्यों रचना की और किन के लिए रचना की। तो इस विषय को भी कल हमने कहानी के माध्यम से जाना, जो कि हमारे हठ योग के लिए और हमारे नेट और यूजीसी के लिए तो कंपलसरी नहीं थे, लेकिन हमें जानना अनिवार्य था, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वेद के मार्ग पे चल रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये अध्यात्म है, योग एक आध्यात्म का क्षेत्र भी है, तो हमें हर एक क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। ईश्वर पूजन को जाना कि हाँ ईश्वर हमें किनका करना चाहिए, पूजन किनका करना चाहिए, सदैव ईश्वर का करना चाहिए। और सभी देव तुल्य देव पुरुष रहे हैं, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, तो सभी जो उनको दर्जा है उनका हमें अनुसरण करना चाहिए और पूजन सिर्फ ईश्वर का करना चाहिए। और सिद्धांत श्रवण का विषय में जाना कि हमें अच्छे ग्रंथ पढ़कर, है ना, मोक्ष के मार्ग में वाले ग्रंथ को पढ़कर, गुरु के उपदेशों को सुन करके किस प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उस पथ पे चलना चाहिए। सिद्धांत श्रवण जाना, लज्जा का अर्थ जाना कि शर्म करना, जिन कर्म को करने से लज्जा का अनुभव होता हो, तो लज्जा के विषय में जाना। और लज्जा के लिए उदाहरण के लिए अगर वो कर्म ऐसे कर्म कुछ भी कर्म करें, अगर हमारी
पेरेंट्स वहां पर उपस्थित हो, हमारे माता पिता उपस्थित हो, क्या हम उस कर्म को कर सकते हैं? तो वो जो लज्जा की भावना के विषय में बताया, तो उस प्रकार की लज्जा के विषय में बताया गया है। कल मैंने इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा से बताया था आपको उदाहरण देखते हुए। मति का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि वह पदार्थ है जिसके द्वारा हम सही एवं गलत के बीच का अंतर पता चला सकते हैं या कर सकते हैं। सत्य और असत्य के बीच का अंतर पता कर सकते हैं। तप यहाँ पर सूत्र में 2 बार प्रयोग किया गया है। सामान्य अर्थ होता है तप का द्वंद्व को सहन करना, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ तप के संबंध में 2 बातें हो सकती है। एक तो यह कि तप का अर्थ होता है योग साधना के दौरान की जाने वाली तपस्या से, और दूसरा विद्वान ऐसा मानते हैं कि वहां पर तप की बजाय दम शब्द का प्रयोग किया गया होगा। दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों का दमन करना, क्योंकि श्लोक में तप शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर तप का अर्थ होता है तपस्या से भी लिया जा सकता है। यह लेखक का कहना है, अर्थात डॉक्टर सोमवीराजा का कहना है। तो अब आइए हम आसन में प्रवेश करते हैं। तो मुख्यतः हठपटिका में कितने आसन की वर्णन की गई है? 15 आसन की वर्णन की गई जी। तो पहला श्लोक ही देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कृपया आप एक बार पढ़ के बता दीजिए, सुना दीजिए क्या लिखा हुआ है पहला श्लोक। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी पढ़िए। स्वस्तिकासन। नहीं आसन का वर्णन में देखिए, मैं स्क्रीन को शेयरिंग कर रहा हूँ, वही से पढ़ लीजिए। 19 नंबर श्लोक है। हटस्य प्रथमंग त्वदासनम पूर्व हटस्य ये प्रथम अंग वाला है जो। हाँ जी हाँ जी हाँ। हठ योग का प्रथम अंग आसन वर्णन प्रारंभ होता है यहाँ से। हाँ जी। हटस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यातदासनम स्थैर्यम् आरोग्यम चांगलाघवम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भ्राताश्री, बहुत अच्छा आपने पढ़े। तो हटस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यातासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम। देखिए संस्कृत जो शब्द है ना, ये एक बृहद संयोजित शब्द होते हैं। इसमें एक एक शब्द में जो है अनेक शब्द छुपे हुए हैं होते हैं, छुपे हुए होते निहित होते हैं, जो कि साइलेंट रूप में हमें लगता है। देखिए यहाँ पर हटस्य प्रथमांगत्वा है ना, तो मांगत्वा का अर्थ क्या होता है कि प्रथम तो ठीक है, लेकिन मांगत्वा जो शब्द है उसमें क्या अंग भी निहित है। हटस्य प्रथम अंग त्वा, ठीक है, अंगत्वा। दासनम तो शब्द नहीं होता, बाद एक साथ कह देंगे, और आसनम पूर्वमुच्यते तो पढ़ेंगे हम इसी प्रकार से जैसा लिखा हुआ, लेकिन हम उसको शब्द को हम तोड़ तोड़ के समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और क्या कहना चाहते हैं लेखक स्वामी स्वात्माराम जी, क्या कहना चाहते हैं। तो हटस्य प्रथमांगत्वा, हटस्य का अर्थ होता है हठ योग का प्रथम अंगत्व, अंगत्वात्, अंगत्वात्, ठीक है, प्रथम अंगत्वात्। प्रथम अंगत्वात् का अर्थ होता है प्रथम अंग होने से। पूर्वम, पूर्वम मुच्यते है ना, पूर्वम, ठीक है। और देखिए पूर्वम मुच्यते शब्द नहीं, इसमें क्या है, 2 शब्द निहित है, एक तो पूर्वम है और एक उच्चते है। तो पूर्वम का अर्थ होता है, पूर्व का अर्थ क्या होता है, कोई बताइए। पहले, पहले जी, पहले। और आसनम उच्चते अर्थात आसन का कथन किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, कुर्यात आसनम, कुर्यात आसनम, ठीक है। तो आसनम उच्चते यहाँ हो गया, यहाँ पर तत् शब्द छुपा हुआ है, तत् आसनम है ना, कुर्यात तत् आसनम यहाँ पर होता है। तो आसनम का यहाँ पर क्या किया, वह आसन, तत् आसनम का अर्थ होता है वह आसन। स्थैर्यम, स्थैर्यम का अर्थ होता है शरीर में क्या लाती है, स्थिरता लाती है। आरोग्यम अर्थात रोगों का अभाव है ना, आरोग्यता की प्राप्ति। अब वहां पर देखिए चा अंग लाघवम है, ठीक है। तो चा अंग लाघवम नहीं, वहां पर क्या है कि अंग लाघवम, च शब्द के पहले प्रयोग किया गया है शब्द में, लेकिन क्या है कि अंग लाघवम च,
इसका अर्थ क्या होता है कि अंगों में हल्कापन। और उसके बाद है कुर्यात। जो कुर्यात पहले बताया वो होता है उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब इसके भावार्थ को समझे। हठ योग का प्रथम अंग होने से पहले, यहाँ पर भी है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको। हठ योग का प्रथम अंग होने से पहले आसन का कथन किया जा रहा है। वह आसन शरीर में स्थिरता लाती है, रोगों का अभाव होता है और अंगों में हल्कापन उत्पन्न करता है। तो हमने क्या जाना? आसन के लाभ के विषय में जाना कि आसनों का मुख्य लाभ क्या है? स्थिरता, आरोग्यता और आरोग्यता और लाघवता। ठीक है ना? स्टेडीनेस एक क्या हो गया? स्थिरता, आरोग्यता, है ना? इलनेस ना, विदाउट इल। और एक हो गया लाइटनेस, बॉडी का हल्कापन होना। तो और योग दर्शन में कितने आसन के लाभ बताए हैं? पुंडलिक जी बता दीजिएगा। 8 आसनों में बताया गया है। भाई जी, योग दर्शन में क्या आसन का वर्णन, परिभाषा क्या है? योग पतंजलि योग दर्शन में। ततो हाँ जी। द्वंद्वानुविघातः, यानी द्वंद्वों को दूर करता है आसन। वाह। और मुख्य है आसन का परिभाषा क्या है? स्थिर सुगम योग दर्शन आसन। में स्थिर सुखम वेरी गुड स्थिर सुखम जी। आसन। तो देखिए यहाँ पर स्थिरता और सुखम आसन, यहाँ पर स्थिरता की बात कही गई है और सुख की अनुभूति की बात की गई है, और आसन के परिभाषा में और दंड को सहने की बात की गई है। तो वो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार है। लेकिन हठ योग प्रदीपिका में क्या है? मुख्यतः 3 लाभ सभी आसनों के विषय में बताया गया है। स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता। यहाँ पे क्या है देखिए, स्वामी शात्माराम जी आसन के, आप कुछ पूछ रहे हैं? पूछ सकते हैं। चलिए, स्वामी शात्माराम आसन को हठ योग के पहले अंग के रूप में मानते हैं, इसलिए सबसे पहले आसन का वर्णन करते हैं। आसन के वर्णन के साथ ही उससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आसन करने से स्थिरता आती, शरीर में स्टेडीनेस आता है, आरोग्यता होता है, इल का माने कि रोगों का दूर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? शरीर के हल्कापन होता है। साथ ही साथ शरीर के सभी अंगों में हल्कापन भी आता है। इस श्लोक में आसन करने से मिलने वाले मुख्य 3 लाभों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यह लाभ जो है सभी आसनों के लिए है। प्रथम जो 7 आसन है उनके लाभ का वर्णन नहीं किया गया है। 8वां आसन से लाभ का वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले जो 7 आसन है उसके लिए कोई लाभ नहीं है, लाभ है। उनके भी लाभ क्या है? स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता सभी के लिए समान है। ये ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताया था, कोई क्वेश्चंस मैंने पूछा था, अगर आपसे कोई पूछ ले पश्चिम उत्तान आसन का लाभ क्या है, नहीं पश्चिम उत्तान आसन बोल रहा हूँ, स्वस्तिक आसन के लाभ के विषय में बताया था। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताऊंगा। अब देखिए स्वस्तिक आसन ही आ गया। हाँ, पहला आसन कौन सा है? 15 आसन में पहला आसन देखिए, मुख्यतः के 84 आसन का वर्णन किया गया है, जिसमें से मुख्य जो है 15 आसन को रखा गया। हठ योग में 84 आसन की चर्चा है, लेकिन उसमें से मुख्य जो है 15 आसन की बात की गई है। और 15 में से भी सबसे जो माने कि प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 4 आसन। वो कौन सा है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिंगम भद्रम। और सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? सभी में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सिद्धासन। 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 तो इस प्रकार आसन के विषय में बताया गया है। तो आसनों में पहला आसन ही क्या है अपना? स्वस्तिक आसन। तो स्वस्तिक आसन का क्या है कि जानुर्वोरंतरे सम्यक। अच्छा रुकिए, पुंडलिक भाई आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप किन्हीं से बोल दीजिए, कोई भी एक अभ्यासी को बोल दीजिए कि वो पढ़ के सुनाए। मैं तो देख नहीं पा रहा, तो नाम मैं कैसे पुकारूं? किन्हीं को बोल दीजिए वो पढ़ के सुनाए, क्योंकि मैं तो पढ़ लूंगा, अगर वो पढ़ेंगे तो मैं संशोधन करने का भी चेष्टा करूंगा। जी तुषार जी, ये स्वस्तिकासन का पढ़िए श्लोक। यस सर।
तो थोड़ा ना वैसा ही होगा। जानू सर आप पढ़ दो ना सर, पढ़ नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं भाई जी, मैं हूं ना आपको सहायता करने के अभ्यास लिए। में नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप टूटा अच्छा, फूटा ही बोलिए, ठीक। मैं आपको हेल्प करूंगा ओके सर। जी। जानू वरांतरे हाँ सम्यक हाँ, कृत्वा पाद तले उभे। बहुत बढ़िया। ये सर नीचे वाला क्या कहेंगे? रीजू कहेंगे त्रज हम। त्रज हाँ रीजू रीजू। त्रजुकायमः। हाँ अच्छा ऋजु, ओके सर। ऋजु हाँ, कायमः कायमः नहीं भाई समासीनः। जी, मेरे साथ बोलिए कायः, बोलिए ओहो सॉरी कायः। सॉरी, कायः। हाँ कायः हाँ ऋजु कायः ठीक है। हाँ समासीनः हाँ स्वस्तिकं तत् हाँ प्रचाक्षते। हाँ, सर ये बहुत थोड़ा बढ़िया, ना बहुत 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 अच्छा आपने स्किप में पढ़ा, नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ ऐसे कोशिश कीजिएगा, ऐसे कोशिश करने से और आप में सुधार रहेगी। आपका वाणी जो है, ओके आप सर। जो पढ़े ना एक बार इसी तरह से एकदम फ्लुएंटली पढ़ लेंगे आप। बहुत अच्छा पढ़े आपने, धन्यवाद। तो जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे ऋजु कायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते। जानुर्वोरंतरे सम्यक, जानूर का अर्थ क्या होता है? घुटना। घुटना। नीस। घुटना। घुटना। जी वेरी गुड। आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जानू का अर्थ बताइए, है ना। पिंडली का अर्थ बताइए, अगर पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो क्या हमें वो होनी चाहिए कि हाँ कुछ कुछ शब्दों का, जो संस्कृत शब्द का हमें ये अर्थ पता होना चाहिए। जब हम आगे आहार और प्रत्याहार के विषय में पढ़ेंगे और मिथ्याहार के विषय में पढ़ेंगे, तो वर्जित आहार के विषय में पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिनको हमें इनका मीनिंग जानना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते हैं और आएंगे। तो हमें इस चीज के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ। जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे। तो पाद तले का अर्थ क्या होता है कि पैरों के तल, माने पैरों के तल को कहा गया है। ठीक है, तो पैरों के दोनों तलों को जानो उर्वो अंतरे, अर्थात दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच। पिंडली का अर्थ होता है कप मसल्स होते हैं ना हमारे, तो उसी को पिंडली कहा जाता है। और पैरों के दोनों तलों के दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच में, ठीक है, बीच में करके ऋजुकायः, ऋजुकाया का अर्थ होता है तनाव रहित होकर। ठीक है, ऋजु का अर्थ होता है तनाव रहित। ऋजु शब्द का अर्थ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तनाव रहित होकर। समासीनः, समासीनः माने कि समता भाव में बैठना। तत्, तत् का अर्थ हो गया उसे, क्या कहते हैं? स्वस्तिकम प्रचक्षते, स्वस्तिक आसन कहते हैं। अब इसका अर्थ समझे हम कि पैरों के दोनों तल को दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच में करके तनाव रहित होकर बैठना, उसे स्वस्तिक आसन कहते हैं। दोनों पैरों के तलों को एक दूसरे, अर्थात बाएं पैर के तलवे को दाएं पिंडली एवं जांघ के बीच में, और दाएं पैर के तलवे को बाएं पैर की पिंडली एवं जांघ के बीच में स्थापित करके सीधा एवं तनाव रहित होकर बैठना स्वस्तिक आसन कहलाता है। भैया ठीक है, समझ में आया? भैया सर हाँ जी, लेकिन जानू रुजु घुटना का जो बोला मतलब गया स्थिर वो भी कहाँ होता है ना? दिया हुआ है? हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे थे पहले? एक बहन बोल रही थी या फिर क्या बोल रही थी, आप बोलिए एक बार बहन जी। रुजु का यानी मीनिंग्स यानी स्थिर भी होता है ना, यानी का यानी शरीर, रुजु यानी शरीर को सीधा रखना। अच्छा, मैं इस चीज को देखूंगा, अगर पर्यायवाची ऐसा हो पुंडलिक भाई, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि और इसमें रिजु का अर्थ है, काय शब्द आया था ना, तो रुजु काय, और हमने घिरण संहिता में भी पढ़ा था रुजु यानी स्थिर, काय यानी शरीर, तो शरीर को सीधा रखना। तो इसके पर्यायवाची भी हो सकते हैं, हाँ तो इस चीज का हमें ध्यान रखने हैं। जी और जी काया शब्द का तो अर्थ शरीर होता है, इसमें दो मत नहीं है। और रिजु का अर्थ तनाव रहित भी हो सकता है। तो हम इस चीज को देख लेंगे, अगर ऐसा पर्यायवाची हो तो मैं शेयर करूंगा। जी, ठीक है, बेशक हो सकता है।
जी बेशक हो सकता जी 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 जी। और कोई बहन पूछ रहे थे कुछ, कोई थे, मैं तो देख नहीं पा रहा उनको। सर मैं पूछ रही थी, जैसे आपने अभी बताया कि जानू का मतलब घुटना होता है, लेकिन अभी जैसे व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ा कि पैरे के तलवों को दोनों पिंडलियों के बीच रखकर वो सीधा बैठना है, तो घुटने के से का कोई मतलब इसमें नहीं आया, तो अर्थ को हम लोग हिंदी में ऐसे ही सिंपल सा ले लेंगे। देखिए बात ऐसा है ना, जानू जो शब्द का, तो यहाँ पर जो जानू का अर्थ तो देखिए घुटना ही होता है। और यहाँ पर जो हम इस चीज को परिभाषित करने के लिए, स्वस्तिक आसन जो परिभाषित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिंडली का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पिंडली जो है, पिंडली का अर्थ निहित है इसमें, जानू उर्वो अंतरे कहा गया है, अर्थात दोनों जांघों अर्थात पिंडलियों के बीच में। तो पिंडली, हाँ ठीक है, उर्वो अंतरे कहा गया है, पिंडलियों के बीच में कहा गया है, भीतर मध्य में, भीतर में कहा गया है। तो जानू शब्द का वास्तव में देखिए ये सही है कि घुटना ही होता है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा में जांघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक चर्चा का विषय। गुरुजी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि गुरुजी मतलब कुछ ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ था, तो सर, पिछली बार भी इसमें ये कैवल्य धाम वाले में घुटना और जांघों के बीच में लिखा है। घुटना जांघों के बीच में लिखा गया है, ठीक है। तो अच्छा जी। ठीक है, इस चीज को मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। आपका नाम क्या है जी, बहन जी? संजय खुराना। संजय खुराना। संजय जी, संजय खुरान जी। और एक बहन बोल रहे थे, वो उनका नाम जी क्या है? विमला नाम है सर, गुरुजी विमला। विमला जी, ठीक है चौखंबा जी। में भी यही लिखा हुआ। हाँ चौखंबा में भी यही लिखा होगा, सही बात है। अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा और मैं इसको क्लेरिफाई करूंगा नेक्स्ट क्लास में, हाँ। और मुझसे आप पूछ लीजिएगा अगर मुझे ध्यान में ना रहे तो। जी सर। चलिए गोमुख आसन के विषय में जाते हैं। हाँ जी, घुटने की जगह पर पिंडली बोला है। हाँ पिंडली कहा गया है ना, लेकिन जांग शब्द का प्रयोग यहाँ पर तो हम इस तरह से नहीं और ले जो सकते हैं। पूर्व मतलब जांग होता है, वो जानू हाँ जी, मतलब घुटना होता है, तो जांग का तो दिया है, पर जो घुटना है उसकी जगह पर पिंडली बोल दिया इन्होंने अर्थ में। देखिए यही तो चर्चा का विषय है ना। शब्द श्लोक कुछ और बता रहे हैं, हम उसके अर्थ को कुछ और तरीके से ले रहे हैं, है ना। तो भैया हर एक शब्द का अर्थ हमें हाँ बताइए पुंडलिक जी। ऐसा भी हो सकता होगा ना कि जानू उर्वे यानी ऊपर, तो जानू ऊपर रहता है, पिंडली और जंघा के बीच में जो पैर रहता है, तो जानू ऊपर रहता है। इस संबंध मतलब संबंधित भी हम अर्थ ले सकते हैं क्या? जानू उरु देखो बोला है ना। हाँ उर्व, जैसे कि अभी बता रहे थे ना, उर्व का अर्थ हो गया पिंडली। नहीं सर, उर नहीं का नहीं, मतलब क्या बता रहे जानू थे? वो वैसे जंगा को भी बोलते हैं। उरु, उरु का मतलब होता है जंगा, और ठीक है, जानू का मतलब घुटना, ठीक है। जानू उरु अंतर है, अंतर यानी मतलब ऊपर, एक यानी बार मुझे पिंडली और परिभाषा जंगा आप के ध्यान बीच से में। सुनिए, मैं आपको सर एक बार अंतर समझाने की मतलब कोशिश करता हूँ। बीच में आएगा हाँ ना सर, घुटना और जंगा के बीच में तलवे रखना, इसका मतलब वो जो पिंडलियों के बीच में ऐसा ही आएगा बेशक, ना सर। मेरे जी मेरे मेरे मैं एक बार परिभाषा को तोड़ना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से सुने, ठीक है। जानूर और सर वो अंतरे श्लोक सम्यक, श्लोक दिखाइए ना, ऊपर श्लोक करे ऊपर। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखिए, जानूर और अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे। तो पहले हम जानते हैं पाद तले उभे का अर्थ क्या होता है, कि पैरों के दोनों तल को, ठीक है, पैरों के दोनों तल को अर्थात नीचे भाग की कहा गया, पैरों के नीचे भाग को, हाँ, तल को। जानो उर्वो अंतरे, इसका अर्थ होता है दोनों जांघों और घुटनों के बीच होना चाहिए, यहाँ पर पिंडलियों के बीच कहा गया है, ठीक है। तो देखिए वास्तव में क्या होता है, मैं इस चीज को आपको हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। पिंडली क्या हो गया, हमारे कफ मसल्स को पिंडली कहते हैं, बताइए। आर यू जी गेटिंग मी? जी। जी सर, जी एंड सर। द जी thighs called urvo. Okay, so between this, okay, antare, there the word antar is used here between the thigh and the cup muscles.
Okay, that is the portion of our knee. Okay, so here is used the पिंडली. क्यों कहा गया है कि पिंडली और जांघों के बीच में जो है, तो वो तो घुटना ही हो गया, लेकिन क्या है कि इस दोनों के बीच में कहा गया जानू रोंतरे सम्यक. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात भी सही है. और कृत्वा कृत्वा माने करके, रिजु काया माने तनाव रहित होकर. ठीक है, समासीन तनाव रहित होकर माने स्थिरता पूर्वक, रिलैक्स एकदम सहज भाव से, समासीन बैठना, उसे तत् स्वस्तिकम प्रचक्षते स्वस्तिक आसन कहते हैं. दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच माने कि घुटनों के स्थान को जो हो गया अपना, ये गुलशन सर होंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि जो नीचे जो है जस्ट बैक साइड ऑफ आवर नी, what is called the muscles and ligaments, the joints of ligaments. Okay, just back side of our knee, उसको क्या कहते हैं, वो इस चीज को क्लैरिफाई गुलशन जी अच्छा से कर पाएंगे, उनका इसके ऊपर कमांड है एनाटॉमी के ऊपर. अच्छा, तो क्या कहा गया है, उसी स्थान को क्या किया, जस्ट द बिटवीन द थाई एंड द कफ मसल्स इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ आवर नी, है ना, जस्ट बैक साइड ऑफ दैट पोर्शन इज कॉल्ड द नी. सो इस दोनों के बीच क्या, दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच दोनों पैर के तलवों को करके तनाव रहित होकर सीधे बैठने को स्वस्तिक आसन कहते हैं. बात को समझ में आया आप सभी को? गुरुजी, पिंडली तो घुटने और तलवे के बीच वाले भाग को बोलते हैं ना. पिंडली तो देखिए कफ मसल्स को कहते हैं ना. कफ मसल को तो नहीं कहते गुरुजी, हम तो ये जो घुटना होता है और जो ये तलवा होता है पैर का, इसके बीच का जो पतला भाग होता है उसको पिंडली बोलते हैं. अच्छा, तो मैं काम करता हूँ इस चीज के लिए. ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर से देख लेता हूँ. काफ मसल्स ही कहते हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ जी, पिंडली को काफ मसल्स ही कहते हैं, कोई दूसरा उसमें ऑप्शन नहीं है. ओके, जी जी. हाँ, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, इसमें अगर कोई भी संशय है तो मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूंगा. आप सभी को समझ में आया कि फिर से मैं इसकी चर्चा कर लेंगे? अच्छा जी जी. काफ मसल्स और थाई मसल्स दोनों एक दूसरे के आमने सामने होता है, उसके बीच में हमारा सोल्स आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, एकदम इजीली यहाँ पर बताया गया है. फिर भी होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से अच्छा से चर्चा करेंगे. हमारे हाथ में समय कम है, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि गोमुख आसन. गोमुख आसन के विषय में क्या कहा गया है कि सर्वे दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजये दक्षिणे पीठा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति. सव्ये पृष्ठ पार्श्वे, है ना, तो सव्ये दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे. पृष्ठ पार्श्वे का अर्थ होता है पीछे के बाएं बगल में, और दक्षिण गुल्फम माने दाहिनी एड़ी को, और दक्षिणे अपि अर्थात पीछे के दाहिने बगल में भी बाएं एड़ी को भली प्रकार रखे. किस प्रकार रखना है कि यह पैरों की गोमुख की आकृति होगी. गोमुखम आकृति ही, अर्थात कैसा होना चाहिए पैरों की स्थिति को, पैरों की गोमुख की आकृति होगी. यह स्थिति गोमुख आसन कहलाती है. दाएं पैर की एड़ी को पीछे अर्थात बाएं नितंब के पास एवं बाएं पैर की एड़ी को दाएं नितंब के पास स्थापित करके दोनों घुटनों की आकृति गाय के मुख के समान बना लेना गोमुख आसन कहलाता है. इसमें दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, और इसमें विशेष बात क्या है कि इस आसन को एक तरफ से करने के बाद दोनों पांव की स्थिति कर इसे दूसरी तरफ से करने का भी कहा गया है. काउंटर पोस्चर भी करने को कहा गया है. हाँ, जब एक अल्टरनेटिव पोस्चर अगर एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ से भी करने की बात की गई है, तभी यह आसन पूर्ण रूप से होता है. ठीक है, समझ में आया कि पीछे बाएं बगल में दाहिनी एड़ी को लगाएं और दाहिने पार्श्व में बाएं पैर की एड़ी को लगाकर बैठें. इस स्थिति को क्या कहते हैं, गोमुख आसन. अब हाथ के यहाँ वर्णन नहीं की गई है कि हाथ को आप ऊपर उठाएं, आप बाएं हाथ को ऊपर से ले जाएं और नीचे से दाहिने हाथ को ले जाकर के दोनों हथेलियों को आपस में पकड़े, ऐसी बात नहीं कही गई है. तो जितना कहा गया हठ प्रदीपिका में
ये रेफरेंस के अनुसार हम उतना ही जानेंगे। और उसके बाद आता है वीरासन। वीरासन का अर्थ क्या है कि श्लोक पढ़िए कोई, पुंडलिक जी बोलिए किन्हीं को पढ़ने के लिए। जानकी दारवा जी बोलिए श्लोक वीरासन का। जी भैया। एकम पादम थे कस्मिन विन्यसे दुरुणी स्थिरम इतर स्मिन् स्थिता चोरुन वीरासनमिति ऋतम। बहुत बढ़िया जानकी जी, अच्छा प्रयास है आपका। इसी तरह से आप रेगुलर प्रयास कीजिए, इसको पढ़िए। स्वाध्याय अगर प्रत्येक दिन सुबह कीजिएगा, आधा घंटा अगर कोई श्लोक पढ़ने की चेष्टा करेंगे तो बहुत शुद्धि आएगी, बहुत स्पष्टता आएगी। तो बहुत जरूरी है इस चीज का कमांड लाना। बढ़िया। एकम पादम तथे कस्मिन विन्य से दुरुनी स्थिरम इतरस्मिन् तथा चोरुम वीरासन मितिरीतम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि एकम पादम तथे कस्मिन तथा, इस प्रकार। एकम पादम माने एक पैर को, एकस्मिन, और एकस्मिन के साथ क्या है कि एकम पादम तथे कस्मिन विन्य से दुरुनी संस्तम, उरुनी है ना। ये देखिए दुरुनी शब्द है, यहाँ पर एक शब्द छुपा हुआ उरुनी। उरुनी का अर्थ होता है एक जांग के ऊपर। ठीक है, उर्वो का अर्थ होता है ना जांग, तो उरुनी क्या है कि जांघों के यहाँ पर क्या है कि उरुनी का अर्थ है एक जांग के ऊपर, तथा और इतरस्मिन दूसरे पैर पर। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या शब्द क्या कि इतरस्मिन तथा चोरुम, उरुम यहाँ शब्द छुपा हुआ है। दूसरे पैर पर उरुम अर्थात जंघा को स्थिर करके बैठे, इस स्थिति को वीरासन इतिरीतम अर्थात वीरासन कहते हैं। एक पैर को दूसरी जंघा पर स्थिर करके तथा दूसरी जंघा को दूसरे पैर पर स्थिर करके उसे वीरासन कहते हैं। हाँ, इस तरह से कि एक पैर को उसकी विपरीत जंघा पर रखे एवं दूसरे पैर को पहले वाली जंघा पर स्थापित करें। यह विधि क्या कहलाता है? वीरासन कहलाता है। वीरासन कौन करते थे? अगर हम देवों में देखें, सभी देवताओं में वीरासन की मुद्रा में कौन रहते हैं ज्यादातर? कौन हनुमान जी। लगाते हैं? हनुमान जी हनुमान जी करते हैं ना जी। तो वीरासन की यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया गया है। समझ में आया सभी को? सर इसमें एक पाँव मैं वज्रासन लेफ्ट में हो गई रहेगा थी, ना? मुझे नहीं आया सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? एक पाँव वज्रासन टाइप रहेगा ना? एक पाँव वज्रासन, अगर वज्रासन टाइप नहीं है, अगर उसके ऊपर रहना है। एक सेकेंड, कोई बुला रहा है। माफी चाहूंगा, पानी वाले आए हैं, तो एक सेकेंड में। सर इसको कोई करके दिखा देगा क्या करके दिखा देगा प्रैक्टिकली? तो जी सर, कोई प्रैक्टिकली सर, हाँ लगी। प्रैक्टिकली कोई करके दिखाए। तो अभी तो देखिए प्रैक्टिस का समय नहीं है। मैं पिछले सेशन, जब नेक्स्ट सेशन करूंगा तो फिर से मैं इसको यहाँ पर डायग्राम के साथ आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज इस चीज को रहने दें। सर ये तो मेरी बुक में जो बता रखा मैं वो बताऊं सर एक बार? हाँ जरूर जरूर, बेशक बताइए। ये बता रखा है। बताइए ब्रह्मा जी, बताइए। मैं थोड़ा इधर भी हूँ, आप बताइए तब तक मैं सुन रहा हूँ ध्यान से। मैंने बता रखा सर इसमें कैमरे में, मेरे को पिन करेंगे तो आप नजर आ जाएगा। ओके रुकिए, लेट मी
सर लेकिन इसमें ये तो तो अलग ये पीछे पैर को ये जो वीरासन का जो है, ये जो पद्मासन है ना, पद्मासन की तरह है, हाँ। अर्ध अर्ध हो जाता है, अच्छा, इसमें पूरा नहीं होता। क्या बोला क्या? फिर से बोलिए एक बार। हेलो। हाँ हाँ, इसमें पुंडलिक जी फिर डायग्राम से में बोलिए। अलग दिखा रहा है, डायग्राम में अलग दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, और इसमें इसमें जो दिया गया है, जैसे पद्मासन हम करते हैं ना, उसी की तरह से है। और पूरी तरह से हम पद्मासन नहीं ले रहे हैं, अच्छा प्रॉपर। हाँ हाँ। एक पैर के ऊपर है क्या? पद्मासन, हाँ, एक के ऊपर एक। अच्छा अच्छा, एक पैर के मतलब ऊपर होगा। इसमें नहीं है, डायग्राम देखिए में मेरे नहीं है, पास, श्लोक अच्छा के मेरे हिसाब से पास बोल रहे हैं। डायग्राम भी है। ओके ओके, रुकिए, लेट मी शो यू। आई हैव मुंगेर पब्लिकेशन मुक्ति बोधानंद। डायग्राम है तो रखो। सर लेकिन पद्मासन की तरह डायग्राम दिया हुआ है रखो। मेरे उसमें। देखिए मैं देखता हूँ जी। ब्रह्मा सर, ये जो आपने पिक्चर लगाया है वो तो पैर पीछे की ओर है सर। चौखंबा हाँ सर, वाले में नहीं बता रखा है। बहुत अलग है इसमें सर वो। अच्छा, अर्धवज्र, अर्धपद्म, अर्धपद्म। बहुत अलग है सर। इसमें चौखंबा वाले में बिहार यही स्कूल बता ऑफ रखा है। योगा में भी, बिहार ये स्कूल ऑफ देखिए, योगा में भी सेकंड टेक्निक ऐसा ही है जैसा आपने दिखाया वेट ए है। सेकेंड, लेट मी शो यू। अच्छा, आप सभी को दिख रहा है? ये देखिए बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर का जो है, मुंगेर पब्लिकेशन का, उस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ वीरासन। हाँ? दिख रहा है आप सभी को? सर ये सूत्र के अकॉर्डिंग तो है नहीं इसमें। रुकिए, अब इस चीज को हम वर्णन करते हैं। हाँ? सर हमारे बुक हमने में क्या तो पढ़ा था? पद्मासन की तरह रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आपको सूत्र के हिसाब से बताने का कोशिश करता हूँ, फिर हम देखेंगे। ठीक है, एकम पादम, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, सर इसमें एक पाद पे बैठना है क्या? वज्रासन टाइप का लगेगा। 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो है ना, दूसरे पैर, इस बात को ध्यान से समझिएगा। पहले क्या कर रहा है कि दूसरे पैर पे ध्यान दीजिए कि दूसरी पैर जंघा को दूसरे पैर पर स्थिर रखने के लिए बात की गई है। ठीक है, तो पैर तो हमारा देखिए कि यहाँ पर एक जॉइंट्स है, हमारा नी जॉइंट्स है। नी जॉइंट्स के नीचे को हम मान के चलिए कि इसी को बारे में पैर के विषय में बोला जा रहा है, और लेग ऊपर बोला जा रहा है। जो लोअर आर्म है, लेग, लोअर पोर्शन ऑफ आवर लेग, वो क्या है, उसके ऊपर बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरे पैर के ऊपर क्या कर रहा है, जंघा को स्थिर करने की बात कर रही है। और इसी प्रकार देखिए, एक पैर को एक जंघा के ऊपर, एक पैर को क्या कर रहा है, एक जंघा के ऊपर। वेट अ सेकेंड, उसे मुझे डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा। सर मैं ग्रुप में एक डायग्राम डाल दी हूँ और लोग देखकर समझ सकते हैं। जब आप पढ़ा रहे हैं तो उससे को रिलेट कर लें, क्योंकि इसमें जो दिखा हुआ था ना कि दक्षिण पाद को बाम जंघा पर और बाम को दक्षिण पाद पर रखकर बैठना है, वो वीरासन कहलाता है। अच्छा, आपने ग्रुप में शेयर किए हैं फोटो? जी अच्छा। सर। वीरासन को पद्मासन भी कहा गया है, ये तो सही है। लेकिन ये जो आकृति है, इस आकृति के विषय में यहाँ पर वीरासन की बात नहीं कही जा रही है। हमें इस श्लोक को समझना पड़ेगा। जब हम पद्मासन पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि नहीं, ये वास्तविक में यही पोस्चर है। लेकिन जब वीरासन की बात की गई है तो जो बिहार पब्लिकेशन है वो एप्रोप्रिएट लगता है
किस लिए लगता है कि बात को यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, उस चीज को पहले आप परिभाषा को समझिए। जब परिभाषा को समझ जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा। सर जो हमारी बुक है उसमें ये अर्ध पद्मासन की तरह दिया है, एक पाँव को दूसरी जगह पर तथा दूसरे पाँव को अन्य जगह के नीचे रखने से, उसमें दूसरे के नीचे रखने अन्य से, जगह के नीचे, हाँ रखने से विरासत बस तो बात क्लियर है ना? हाँ बात तो क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक पैर को एक जंघा के ऊपर, ठीक है, एक पैर को एक जंघा के ऊपर और दूसरे पैर को जंघा को स्थिर करके। तो हमने क्या किया कि जंघा को स्थिर करके एक पैर को, देखिए क्या है कि एक पैर को एक जंघा के ऊपर, ये जो है ये हमारा पैर का पोर्शन है, ठीक है, जंघा के ऊपर है, थाई जो जस्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ अवर थाई, उसके ऊपर है कप मसल्स ऑफ लेग। समझ में आ रहा है आप सभी को? सर थोड़ा सा के बगल में है ना सर। देखिए बात को हम अब क्या है कि पोस्चर के अनुसार समझना पड़ेगा ना, बगल में यहाँ पर नहीं कहा गया। अगर हम बगल में शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ऊपर में शब्द का प्रयोग किया गया, तो क्या इसको हम ऊपर नहीं मानेंगे? सर क्या वो इस तो पैर के घुटने ऊपर- के पास में रखा है ना, बाजू में, घुटने के पास में बाजू में रखा है ना वो साइड का पैर तलवा। घुटने तो मिड पॉइंट हो गए, बात को समझने का कोशिश कीजिए। घुटने क्या हो गए कि ये हमारे मिड पॉइंट हो गए, ठीक है, ये जांघ है और ये हमारे पैर के पोर्शन है। तो पैर क्या है, ऊपर भाग है तो कि फिर इसी तरह से नीचे में है? हाथ हाथ ऊपर की है ना? स्थिति तो भी सर बताई नहीं गई है इसमें। हाथ की स्थिति हाथ उन्होंने जैसे रखा हुआ है। कोई सुख मुद्रा लगा लिए हैं उन्होंने, ठीक है। लेकिन वीरासन क्या है, देखिए वीरासन के मुख्यतः 3 पोस्चर होते हैं। एक तो होते हैं कि आपके टो के ऊपर बैठना, और लेकिन क्या कि पैर नीचे ही रहता है, जिस प्रकार से हम हनुमान जी को बैठने की मुद्रा देखते हैं, ठीक है। और एक वीरासन की पद्धति इस प्रकार से बताई गई है। और पद्मासन का स्थिति तो हमने देखा कि पद्मासन में क्या है कि दोनों पैरों को ऊपर में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या श्लोक में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि एक पैर को एक जंघा के ऊपर, ठीक है, और दूसरे पैर को दूसरे पैर पर जंघा को स्थिर करके, ठीक है। ये दूसरा पैर है नीचे, उस पर जंघा को स्थिर किया गया है। दूसरा पैर देखिए कि यहाँ पर है, बेस में दूसरा पैर है, उसके ऊपर जंघा को स्थिर किया गया है। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? लेट मी टेक अ फोटो। ये तो जंघा पे स्थिर कर दिया सर। दूसरे ये पाँव को अन्य जंघा के नीचे बोला है। मैं फोटो नहीं ले सकता क्या अभी? 1 सेकेंड, कब आ जाएगा? क्या बोल रहे हैं भाई जी, बताइए। सर दूसरे पाँव को अन्य जंघा के नीचे, मतलब दूसरी वाली जंघा के नीचे बोल रहा है। नहीं, अन्य जंघा नहीं, अन्य पैर के नीचे। आपको ये स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है क्या मेरा? ओके ओके ओके, ठीक है, वीडियो ऑफ है। अब दिख रही है? परफेक्ट है, सभी को दिख रही है? दिख रही है। यस सर। जी, अब ध्यान से समझिए। जहां पर कहा गया है कि एक पैर को एक जंघा के ऊपर और दूसरे पैर पर जंघा को स्थिर करके, तो दूसरा पैर देखिए नीचे जो बेस है, ठीक है, उसके ऊपर जंघा को स्थिर किया गया है। जंघा ना ही नीचे है, ना ही उसके इंटरनल साइड है, ना ही एक्सटर्नल साइड है। लेटरल साइड में भी जंघा नहीं गिरा हुआ है, इंटरनल साइड भी जंघा में नहीं गिरा हुआ है। अगर सिर्फ आप दूसरे पैर को फोकस करें तो उसके ऊपर ही हमारा जांघ स्थिर है। इस बात से क्लियर हो रहे हैं आप सभी? हेलो, कोई कुछ तो बोलिए। क्लियर नहीं लग रहा है वो। पर इसमें जंघा पे कहाँ रखा? पहला पाँव जो जंघा पे कहाँ रखा? पाँव के पैर ऊपर जंघा पे है ही नहीं ना, वो तो पास पाँव। तो इसमें जंघा के ऊपर रखना है ना पाँव। वहाँ पे तो हाथ रखा है ना।
1 सेकंड हाँ गुरुजी, क्लियर ही है, लगभग आगे बढ़ना चाहिए अभी, इतना ज्यादा टाइम देना भी ठीक नहीं। नहीं चलिए, अब तो हो गया टाइम, अब तो होगा नहीं। अब तो मैं आप सबको समझाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ कोई बात सर ये नहीं। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर क्या देना है। फिर तो बस मैंने आप लोग को बताया एक बात वो सही क्लियर है हो सर। जाइए। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको क्वेश्चंस के विषय में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये हमारे खुद के लिए है कि हमें जानने हैं, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे अटपटा सा क्वेश्चन कि हम कोई भी ना कोई कंफ्यूज हो जाए। वेट, लेकिन सर अगर हम लोग प्रैक्टिकली अब खुद करेंगे तो कैसे करेंगे फिर? प्रैक्टिकली खुद जो करेंगे हम, जो सीख के करेंगे हम, किताब के अनुसार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किताब के अनुसार हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर बहुत सारे बुक में क्या है कि 3-4 ऐसे बुक है जिसमें डिफाइन अलग अलग तरीका से किया गया है। पद्मासन का जो पोस्चर्स है कहीं पर उसी को बोल दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये जो पोस्चर इसको बोल दिया गया है। तो अगर हमको करना चाहिए वीरासन, तो अगर थेरेपेटिकल वे में जैसा किया जाता है तो नॉर्मली हम ऐसे मुद्रा भी नहीं लगाएंगे, ना इस पोस्चर्स में करना चाहेंगे। तो नॉर्मली होना चाहिए जैसे वीरासन हम करते हैं एक पैर के ऊपर। वीरासन का मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी को एक मॉडल दिखा करके हम किस तरह से कर रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से दिखा कर किस तरह से कर रहे हैं, हम उस तरह से भी कर सकते हैं वीरासन। तो यहाँ पर देखिए मैं कलरिंग किया हूँ, आप सभी को दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा। जी देखिए जो ऑरेंज जो कलर है वो हमारे क्या है कि लेग पर्सन है, ठीक है, और ऊपर वाला जो ग्रीन है वो थाई पर्सन है। अब मुझे बताइए कि जो नीचे में पैर है ऊपर में थाई है, ये क्लियर है ना? इस बात को क्लियर होता है ये? हाँ ये क्लियर है। ये क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या कहा गया है, श्लोक में कहा गया है कि इतरस्मिन, दूसरे पैर पर, ऊरुम, जंघा को स्थिर करके, ठीक है, दूसरे पैर पर जंघा को स्थिर करके बैठे। बैठा है वो? बताइए मेरी बात को। हाँ आप सर ये बताइए, जवाब क्लियर दीजिए। है सर, ये तो क्लियर ये है। क्लियर है सर, बैठे हैं। ये लेकिन क्लियर वो है? जो दूसरा पैर है सर, दूसरा पैर कहाँ जंघा के ऊपर नहीं है ना सर, नहीं उधर वाला दूसरा पैर। पैर क्यों रहेगा? तो फिर वो तो वज्रासन हो जाएगा जी। दूसरा पैर अगर जंघा के ऊपर रहेगा, दूसरा पैर अगर सॉरी पैर के ऊपर अगर जंघा रहेगा तो वज्रासन हो जाएगा। अच्छा आपकी कहना ये है, मैं आपको समझाता हूँ। पैर को हम ऊपर के कब कब समझेंगे, किस किस पोजीशन में हम पैर को ऊपर समझेंगे? ये तो सिटिंग पोस्चर है। आप मुझे बताइए सिटिंग पोस्चर में हम पैर को कहाँ किस तरह से ऊपर समझेंगे, किस तरह से नीचे समझेंगे? हम तो हवा में ये एक आसन होते हैं ना, जो दोनों पैरों को उठा करके पश्चिम उत्तानासन टाइप के हम नासिका को टच करते हैं। उस आसन का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, कोई बता सकते हैं? जब दोनों पैर को स्थिर करते हैं हवा में और अपनी नासिका को टच करते हैं पश्चिम उत्तानासन के जैसे, तो उस पद्धति को हम कह सकते हैं कि हाँ पैर ऊपर है, ठीक है। तो क्या हम सिटिंग सर पोस्चर में लेकिन हम इस तरह से नहीं श्लोक से मैच करना है ना सर हमें, ये इसीलिए तो कंफ्यूजन है। श्योर यू शुड अंडरस्टैंड, श्लोक इज रियली मैचिंग यू। ओके, श्लोक तो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यही हो सकता है, ऐसा ही है। और वो लिखे भी एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि एक पैर को, हाँ जी बताइए। सर ये जो चित्र है वो तो एपीएमबी का चित्र है सर, और एपीएमबी में जो बताया गया विधि वो इससे मैच नहीं करता है सर। ये एपीएमबी का पिक्चर तो एपीएमबी का नहीं है, ये आपका हठ प्रदीपिका का ही है। हाँ और एपीएमबी में ये मेंशन किया गया है, नहीं सर, ठीक है। हाँ एपीएमबी में भी है, ये सेम है सर। हाँ सेम होगा क्योंकि दोनों तो आपका और वही का उसका विधि पब्लिकेशन है ना, ये जो मुंगेर बताया का गया भी है, है जी। ये जो चित्र है वो एपीएमबी में जो विधि बताई गई है उससे पूरी मैच कर रहा है सर। जी वो दोनों का मैं भी पब्लिकेशन एक ही है ना, सेम पब्लिकेशन है, मुंगेर पब्लिकेशन है दोनों का। मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब गुरु जी का भी सेशन का टाइम हो गया है, ठीक है। कि ध्यान से सुनिएगा, एकम पादम तथे कस्मिन विन्य से दूरुनि संस्थितम इतरस्मिन् तथा चोरम वीरासन मितिरितमः।
अर्थात इस प्रकार एकम पादम, एक पैर को एक जंघा के ऊपर, ठीक है, एक पैर को एक जंघा के ऊपर, हम पैर को जंघा के ऊपर किस किस तरह से, एक पैर की बात कही गई है। अब मुझे बताइए, आपके एक पैर को मान लीजिए, एक पैर को उठाइए और किस तरह से आप जंघा के ऊपर रखिएगा, सेम पैर को सेम जंघा के ऊपर कैसे रखिएगा, आप मुझे ये बताइए। रखने की कोई तरीका है आपके पास? तो मुझे, मैं देखना चाहूंगा, मैं वीडियो ऑन करवा के देखना चाहूंगा कि आप एक पैर को अपने सेम लेग के ऊपर जंघा के ऊपर कैसे रखेंगे। नहीं हो तो पाएगा। हम एक, पद्मासन में करते हैं ऐसे होगा ना सर, पद्मासन में जैसे करते हैं फिर तो जंघा के सेम ऊपर लेग की रखेंगे जंघा पे आप तलवार। कैसे रख रहे हैं? नहीं, वो आप तो फिर प्राप्त सेम हो पैर की जाएगा जगह पे हमले। कैसे रख रहे हैं? हाँ ठीक हाँ, है, ट्राई ओके टू ओके, यस। अंडरस्टैंड what does the words saying to us. Okay, according to shloka, it is totally clarified that the postures whatever mentioning in the Munger publications of Hart Padivika book, it's really accurate. You should understand, you have to give a proper view. आप समझने की कोशिश कीजिए, एक पैर को हम एक ही जगह के ऊपर कैसे रख सकते हैं खड़ा करके। हम एक जगह को क्या कर सकते हैं, जब तक फोल्ड नहीं करेंगे घुटनों के ऊपर, आप सो जाइए ना, पवन मुक्तासन करके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। पवन मुक्तासन में हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं तो सो जाते हैं, एक पैर को उठाते हैं, जंघा के ऊपर हम क्या करते हैं, पैर को जोर से टानते हैं और हाथ का ग्रिपिंग बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यस सर, यस सर। बनाते हैं ना। जब हम सो गए, मान के चलिए हम लेट गए, लेट करके आप अनुभव कीजिए, लेट गए और आपने एक पैर को क्या किया, हाथों से ग्रिपिंग बना करके जंघा के ऊपर रखा, कप मसल्स को प्रेस किया, जंघा के ऊपर प्रेस किया, थाइस just you आ can जाएगा जंघा imagine के that. ऊपर। So why are you not understanding? So there are no any suspicion that whatever mentioning in the shloka is really appropriate. There are no any confusion. तो इस प्रकार एक पैर को एक जंघा के ऊपर, अब समझ में आया? देखिए, पवन मुक्तासन में इसको लेटा देते हैं हम, ठीक है, ये इसको जंघा लेटा की दिया, जगह हाथ रखा है ना सर? अब वो हाथ को छोड़ ये दीजिए, जंघा के हाथ को छोड़ दीजिए, ठीक है, हाथ के हाथ को स्थान पे छोड़ तो दीजिए। रखा जाएगा सर पैर? हाथ के स्थान हाँ पे जी, पैर रखा सकता है? हाथ के स्थान पर पैर रख सकते हैं सर, राइट पैर को? आप उस बात पे गौर मत कीजिए। आप देखिए, मैं इसको इनको लेटा दिया हूँ, देख रहे हैं, उल्टा दिख रहा है पिक्चर? जी सर। जी, अब देखिए, ये जंघा के ऊपर पैर आ गया, समझ में आया बात मेरा? दूसरा वाला पैर। जी सर। हाँ, दूसरा, जी, विदाउट कलर जो किया हुआ है, इमेजिन कीजिए, थाई पर्सन ग्रीन है और लेग पर्सन वो आपका ऑरेंज है। आया? ये जांग नीचे है, उसके ऊपर पैर है। तो एकम पादम तथे कस्मिन विनसे दुर्निसे, एक पैर को एक जंघा के ऊपर और दूसरे पैर को जंघा को स्थिर करके, दूसरे पैर पर जंघा को स्थिर करके, इस स्थिति को क्या कहते हैं, वीरासन कहते हैं। देयर आर नो एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब टाइम हो गया है, मेरा इच्छा था कि मैं आज आसन को कंप्लीट करूं, लेकिन कैसे कंप्लीट करूं जब हम एक चीज को समझ ही ना सके, तो फिर दूसरी चीज में आगे कैसे बढ़ जाए, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दें। हेलो, नो प्रॉब्लम। जी सर। जी सर, यहीं तक। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। सभी को धन्यवाद। गुरुजी है क्या सत्र में?